हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। अब हमारा बोर्ड एग्जाम पास में आ चुका है, सिर्फ 1 महीने बचे हैं और इसीलिए हमारा जो मेन में होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया था कि आप लोगों को प्रैक्टिस में सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लेने हैं, राइट। तो आज का लेक्चर जो होने वाला है इसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन पेपर तो बहुत लेंदी है, यानी कि 70 मार्क्स का पेपर है। तो बेसिकली हम लोग अलग अलग पार्ट में वीडियो को डिस्कस करेंगे, यानी कि आज सिर्फ हम लोग सेक्शन ए को डिस्कस करने वाले, फिर अगले लेक्चर में हम सेक्शन बी को, सी को और डी को भी इस तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर दैट इज 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले, उसके सॉल्यूशन देखने वाले और इस तरीके से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो आज बेसिकली हम 2024 के पेपर से जाएंगे। आप लोगों को अगर पेपर नहीं मिला है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ, वो डाउनलोड कर लेना और साथ में नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ। साथ में सॉल्यूशन भी जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो सॉल्यूशन को भी प्रिपेयर करो, साथ में नोट्स अच्छी तरीके से बना लो। और आप लोगों को यहाँ पे भी देखना है, प्रैक्टिस करना और खुद से भी प्रैक्टिस करना, ओके। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमारा था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ओके। 2024 का ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है ये जो क्वेश्चन पेपर है 70 मार्क्स के लिए आता है और इसके लिए हम लोगों को जो टाइम पीरियड दिया जाता है 3 आवर्स दिया जाता है, राइट। और ये जो पेपर होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में डिवाइडेड होता है, राइट। तो सेक्शन ए जो होता है बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि 10 मार्क्स के लिए होते हैं, 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है। साथ में उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो 8 क्वेश्चन होता है और 1 मार्क्स के लिए एक होता है, यानी कि 8 मार्क्स का होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 10 और क्वेश्चन नंबर 2 8, यानी कि टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन ए में आता है, ठीक है, एक एक मार्क्स के लिए। तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो आप लोगों को कुछ फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यूज भी दी जाती है, क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे दी गई है, ठीक है। कुछ फिजिकल कांस्टेंट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू नहीं भी दी गई है, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यू बेसिकली क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, ओके। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने की पहले कोशिश करेंगे। 10 एमसीक्यूज होते हैं इसके अंदर, देखते हैं, जिसके लिए आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस इज। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन दिया गया जो रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर से है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिंपल है, अगर आप लोगों के पास कोई डिस्क आ गई, यहाँ पे देखो आपको बताया भी सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, तो आपके पास डिस्क है या आप लोगों का सेंट्रल एक्सिस, इसके चारों बाजू में वो डिस्क जो है रोटेट हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा रोटेट होने के लिए। तो बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं डिस्क के लिए, तो डिस्क के लिए नॉर्मल फॉर्मूला है दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो बी जो ऑप्शन है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, इसी को आप हाफ एम आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन इज, हम लोगों को सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूले की बात की गई है, राइट। तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है देखते हैं। तो सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करूंगा तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ, राइट। अगर उसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ होता है तो यहाँ से हम लोग इसका फॉर्मूला फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है L1 M1 T⁻²⁻2 और लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो होता है L⁻1, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला जो डायमेंशन जो नीचे है डिनोमिनेटर में वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा L1 M1 और सॉरी 1 और 1 0, ये 1 है ये 1 है, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो L0 M1 T⁻²। तो आप लोग देख सकते हैं L0 M1 T⁻², डी जो है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है, ओके। तो हम लोगों को पता चल गया हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
फेज डिफरेंस बिटवीन ए नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इन स्टेशनरी वेव इज, देखो अभी हम लोगों को नोड और एंटी नोड के बीच में फेज डिफरेंस की बात की गई है, ठीक है। तो मैं एक स्टेशनरी वेव बना लेता हूं। अगर मैं एक स्टेशनरी वेव बनाऊंगा तो स्टेशनरी वेव कुछ इस तरीके का होता है, राइट। ये स्टेशनरी वेव है। तो इसमें नोड और एंटी नोड, नोड वो पॉइंट होता है जहां का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो ये वाला आप लोगों का नोड है और ये वाला जो पॉइंट है वो एंटी नोड है। सेम ये नोड है, ये एंटी नोड है। तो ये दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है वो हम लोगों को पूछा गया है। क्लियर है? ओके। तो देखो द फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस का मतलब एंगल का डिफरेंस। तो आपको पता है ये वाला जो एंगल होता है, अगर मैं एक नॉर्मल साइनोसाइडल वेव बनाऊं तो आप लोगों को पता है ये फेज 0 डिग्री का होता है, ये फेस आपका π/2 यानी 90 डिग्री का होता है, ये पाई का होता है, ये 3π/2 यानी 270 डिग्री और ये 2 पाई का होता है, राइट। तो ये आपका एंटी नोड है, ये नोड है। एडजेसेंट मतलब एक के बाद वाला। देखो फेस डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड, जस्ट उसके बाद वाला एंटी नोड, नोड और इसके बाद वाला एंटी नोड। तो यहाँ का और यहाँ के बीच में फेस का डिफरेंस कितना है, यहाँ का फेस कितना है π/2, ये कितना है 0। π/2 में से 0 माइनस करो, डिफरेंस निकालना है फेस का। π/2 फेज, 0 फेज, दोनों का डिफरेंस निकालो, π/2 माइनस 0, π/2। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज π/2 रेडियन होगा। क्या होगा? π/2 रेडियन होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ वाला, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। तो हमें देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोगों को बोल रहा है कि आप लोगों को कितना वर्क करना पड़ेगा। मान लो आप लोगों ने यहाँ पे एक चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को बोल रहा है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज आप लेके आ रहे हो, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहे हो। देखो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली अगेंस्ट का मतलब है कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव रहना चाहिए, तो ही तो अगेंस्ट होगा, ये इसको अपोज करेगा, बराबर है, सेम चार्ज। तो अब यहां से ये चार्ज को लेके आ रहे हो तो आपको पता है ये इसको अपोज करेगा, राइट। तो इस पॉइंट पे अगर आप ये चार्ज को लेके आके रखते हो तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क डन अपॉन ए पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन, किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे जब आप वर्क डन करते हो तो ये वर्क डन से आपको पता चलता है उस जगह का पोटेंशियल कितना, उस जगह की ताकत कितनी इस चार्ज ने जो बनाई है, ये चार्ज ने इस पॉइंट पे ताकत कितना बनाई ये पता चलता है जब आप वर्क करोगे किसी एक चार्ज को लाके यहाँ पे रखने के लिए। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे जो आपको मिलेगा वर्क करने के बाद आप कितना काम कर रहे हो उससे आपको पता चलेगा इस पॉइंट का पोटेंशियल ताकत। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखना है जब भी आप किसी चार्ज पे वर्क डन करोगे तो आपको पोटेंशियल मिलेगा। वर्क अपॉन अपॉन चार्ज इज ऑलवेज पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वी नीड टू कनेक्ट ए। देखो अभी आप लोगों को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करना, राइट। तो हम लोगों को पता है कि एक गैल्वेनोमीटर जो है वो हैवी करंट को मेजर नहीं कर सकता है, राइट। तो अगर आप लोगों को बाई चांस हेवी करंट मेजर करना, हेवी करंट मेजर करना मतलब आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर जैसा यूज कर रहे हो, क्योंकि एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, अब हमें पता है, मान लो ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसको मेरे को इससे करंट को मेजर करना है, तो इसमें हेवी करंट चला गया तो ये खराब हो जाएगा। हमें पता है गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है और बहुत वीक करंट को ही मेजर कर पाता है। बट आपको इसको एमीटर बनाना है, एमीटर मतलब हेवी करंट आप लोगों को मेजर करना है। तो आप क्या करोगे, तो क्या करना है हम लोगों को, मान लो यहाँ से 10 एम्पियर का करंट आता है, अगर 10 इसमें से गया तो ये खराब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, करंट को एक दूसरा रास्ता देंगे, ये वाला रास्ता। तो हम सोचते हैं कि यहाँ से सिर्फ 0.1 एम्पियर करंट जाएगा, तो थोड़ा सा करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगा तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। और जो बाकी का करंट है 10 में से 0 पॉइंट यहाँ पे चला गया तो 9.9 एम्पियर का जो करंट है यहाँ से जाए, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो अगर यहाँ से जाएगा करंट, यहाँ पे जाके दोनों मिल जाएंगे, 10 एम्पियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से लेकिन हैवी करंट नहीं जा रहा है ना, यही तो हमारा काम है। एमीटर इसी तरीके से बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर में देखो मैंने पैरेलल में एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया और ये रेजिस्टर में से आप देख रहे हो हेवी करंट को पास करना है। तो हेवी करंट तब जाएगा जब इसका वैल्यू बहुत लो होगा। तो आप लोगों को लो वैल्यू का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, देखो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। क्यों, कैसे पता चला कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड, याद रखने का दोनों डिवाइस पैरेलल में है सीरीज में, ये पता करने का करंट को देख के। अगर पैरेलल में रहते दोनों के पास करंट अलग जाएगा। देखो इसके पास 0.1 जा रहा है, इसके पास 9.9 जा रहा है, तो दोनों पैरेलल में, दोनों में सेम करंट जाएगा, तो इसका मतलब होता है सीरीज में। तो यहाँ पे आंसर आएगा आप लोगों का स्मॉल रेजिस्टेंस इन सीरीज, नहीं गलत, स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल आएगा।
आप लोगों को स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, सिंपल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग इसी तरीके से, अच्छे से प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाते रहो और उसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, हमें बोल रहा है अगर मान के चलो कि जो इंसिडेंट लाइट आ रहा है, जैसे ये आप लोगों का फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, राइट, तो इस पे जो इंसिडेंट लाइट आता है फोटॉन्स के फॉर्म में, इसके पास जो एनर्जी होता है वो होता है h इंटू म्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी, राइट। और फिर यहाँ पे जब ये गिरेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमेशा कितना होता है, जितना एनर्जी आता है ये इलेक्ट्रॉन जो इस सरफेस पे है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया एच म्यू, और इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए खर्च करना पड़ता है उसका वर्क फंक्शन, इस मेटल प्लेट का जो वर्क फंक्शन रहेगा उतनी एनर्जी खर्च हो जाएगी, तो -5 इतना काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास रहता है। तो हमें पूछ रहा है कि अगर मान लो जो लाइट आ रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी सॉरी जो उसका फ्रीक्वेंसी है उसको आप लोगों ने डबल किया, फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, तो क्या काइनेटिक एनर्जी डबल होगा कि क्या होगा उसके साथ, हमें बोल रहा है तो सेम रहेगा या डबल हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, ये मोर देन 2 टाइम, 2 टाइम से भी ज्यादा हो जाएगा, लेस देन 2 टाइम, लेस देन 2 टाइम। तो देखो सबसे पहले तो सेम तो नहीं रहेगा, क्लियर है, क्योंकि हमें दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेम तो नहीं रहेगा, ठीक है। लेस भी नहीं होगा, लेस भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, मतलब ये दो तो हम लोगों को ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब ये दोनों में से क्या डबल हो जाएगा या मोर देन हो जाएगा, देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, एच म्यू माइनस पाई, बराबर। फाइनल, अब आप लोगों ने क्या किया, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी को ढूंढ रहे, वो कितना होगा वो चेक करना है। तो हमें पता है कि आप लोगों ने क्या किया है, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आप लोगों ने क्या कर दिया, डबल कर दिया है, बराबर है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 इंटू एच इंटू म्यू, फ्रीक्वेंसी डबल हो गया, पहले एक ही था अब डबल हो गया, माइनस ये 5 जो है 5 वर्क फंक्शन, ये 1 5 है ना, 1 5, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 5 माइनस 5, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, राइट। तो अगर आप लोग सॉरी इसको ऐसे लिख देता हूँ -2 5 प्लस 5 लिख दूंगा अगर, तो -2 5 में से अगर एक 5 गया तो वापस से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, करेक्ट है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक चलो मैं इसको कट कर देता, टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे लिख देता काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है, -5, बराबर, जो वर्क फंक्शन खर्च होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये h इंटू 2 इंटू म्यू माइनस ये 5 को मैं क्या करने वाला हूँ 2 5 प्लस 5 लिख देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, 2 5 में से एक 5 जाएगा तो एक ही 5 बचेगा, यहीं पे आ जाएंगे, ओके। तो ये आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा h म्यू माइनस 5, सही है। चलो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से 2 कॉमन निकालूंगा, 2 कॉमन निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एच म्यू माइनस 5 प्लस 5 अपॉन एच म्यू माइनस 5, बराबर। अब ये एच म्यू माइनस 5 इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ, ध्यान से देखना, 2 एच म्यू माइनस 5 प्लस 5, क्या ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। अब ये जो एच म्यू माइनस 5 ये तो दोनों के लिए चला जाएगा, इसके लिए भी चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में था, तो एच म्यू माइनस 5 साथ में इसको भी चला जाएगा एच म्यू माइनस 5, तो आप लोगों को पता है ये दोनों कैंसिल हो गया और आप लोगों को मिला 2 प्लस 5 अपॉन एच म्यू माइनस 5। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को वहां पे भेज देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इधर रहेगा, इनिशियल इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो डबल से कुछ ज्यादा हो जाएगा, डबल से कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, मोर देन 2 टाइम इट्स इनिशियल वैल्यू, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल से ज्यादा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है इन ए साइक्लिक प्रोसेस इफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय डेल्टा यू, वर्क इज डब्ल्यू और क्यू इज हीट सप्लाइड, ये तो हम लोग ने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में।
तो हमें अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बताया इन लोग ने, साइक्लिक प्रोसेस है, तो हमें बोल रहा है कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। तो आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो फटाक से लॉजिक में बिठा लो, दिमाग में हमेशा क्या रख लेना, जो थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ, वो होता है जितना आप हीट दोगे किसी भी सिस्टम को, वो हीट एक तो वर्क करने के काम में आएगा, दूसरा होगा उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के काम में। जैसे मैंने ये पेन को हीट दिया, तो कुछ वर्क होगा इस पेन के अंदर, एक्सपांड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ भी होगा, और दूसरा जो है इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो टोटल हीट गिवन इज यूज टू डू वर्क एंड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब हमें बोल रहे हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस जब भी होता है तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता है, तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। इसमें रख दोगे तो ये आ जाएगा हीट इज इक्वल टू वर्क, और ये वाला वैल्यू तो 0 हो गया, तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू आप लोगों का आंसर आ गया, डी आप लोगों का करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट। हाँ, क्या है, द करंट इन द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 50 टू 10 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 20 हेनरी। हम लोगों को ये म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस का क्वेश्चन दिया गया, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इंड्यूस ईएमएफ। हमें पता है इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड करंट इज E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, बराबर। तो यहाँ पे एल यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना लिख देता हूँ 20, डी आई बाई डी टी मतलब चेंज इन करंट अपॉन टाइम। करंट देखो बोल रहा है 50 से 10 हो गया, राइट, तो यहाँ पे चेंज इन करंट लिख दूंगा 50 माइनस 40, और कितना टाइम लगा, 0.1 सेकेंड लगा, यहाँ पे बोला गया, राइट। तो इसको सॉल्व कर लो, 20 इंटू 50 में से 40 जाएगा, 10 आ जाएगा, 0.1 आ गया, क्लियर है, 0.1 आ गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, 20 इंटू 10 को अगर मैं 0.1 से डिवाइड करूंगा तो 100 आ जाएगा, 2 1 टू, 2 और 3 0, 2000 तो आंसर नहीं, रुको मैंने कहीं गलती किया, मैं देख लेता हूँ। 50 माइनस 10 गलत में ना, ये देखो ये वाला वैल्यू गलत ले लिया मैंने, यहाँ पे 50 माइनस 10 आएगा ना, 10 है तो ये 40 हो जाएगा, बराबर। तो ये 400, तो ये 8000 आप लोगों का जो है वो आंसर आ जाएगा वोल्ट में। ठीक है, तो 8000 किधर, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 9, the velocity of bob of a second pendulum when it is 6 centimeter from its mean position and amplitude of 10 centimeter is, हमें बोल रहा है सेकेंड पेंडुलम है, तो वो सबसे ज्यादा दूर 10 सेंटीमीटर जाता है। देखो यहाँ पे बोला गया एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, तो हमें बोल रहा है कि जब वो 6 पे पहुंचा होगा, 6 द वेलोसिटी ऑफ ए बॉब ऑफ सेकेंड पेंडुलम व्हेन इट इज एट 6 सेंटीमीटर पे पहुंचा होगा, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। सबसे ज्यादा कितना दूर जाता है अपने मीन पोजीशन से 10, बट हमें बोल रहा है कि जब ये जा रहा है तो 6 सेंटीमीटर पे पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। सेकेंड पेंडुलम में तो आप लोगों को याद रखना है, सेकेंड पेंडुलम का एक रूल होता है, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। ठीक है, चलो वेलोसिटी का हम लोग ने फॉर्मूला बनाया है ऑसिलेशन में, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, अंडर रूट ऑफ ए क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना दूर की बात करें 6 का, 2 पाई, हमें पता है टाइम पीरियड सेकेंड पेंडुलम का कितना होता है, 2 होता है, अंडर रूट ऑफ ये क्या क्या हो गया 100, 6 का स्क्वायर 36, बराबर, 2 2 कैंसिल हो गया, आपका पाई आ गया, 100 में से 36 जाएगा तो 64 आ जाएगा, 64 का रूट क्या होता है 8, तो 8 पाई सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, करेक्ट, वेलोसिटी है सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, इन बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, डिस्टेंस ऑफ 20 ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड इज 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बोल रहा है कि बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया गया है और जो 20 ब्राइट बैंड मिला है उसका डिस्टेंस सेंटर से 1.2 है। तो आप लोगों को पता है, मान लो ये सेंटर है, फिर ये डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ये ब्राइट है, यहाँ का डार्क है, ब्राइट है डार्क है, ब्राइट है डार्क है, ऐसे मान लो ये 20 वाला ब्राइट है, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है सेंटर है, सेंटर वाला, ये बोला गया 1.2 सेंटीमीटर है। तो हमें बोल रहा है कि विदाउट चेंजिंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, सेटअप को कुछ नहीं किया आपने, डी को नहीं चेंज किया, लैम्डा को चेंज नहीं किया, वेवलेंथ कुछ भी नहीं किया, कोई भी डिस्टेंस ऑफ 30 ब्राइट बैंड का क्या होगा। अगर आप सेंटर से 30 वाले ब्राइट बैंड की बात करोगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सिंपल, चलो ब्राइट बैंड की बात किया गया, हम लोगों को पता है कि जो
डिस्टेंस होगा 20 ब्राइट बैंड का, वो होता है एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, जो कि एन का मतलब कौन से वाले बैंड की बात कर रहे हैं, 20 वाले बैंड की बात करें, तो ये हो जाएगा 20 लैम्डा डी अपॉन डी। क्लियर। x20 मतलब 20 बैंड का डिस्टेंस हमें दिया गया है 1.2, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1.2 इज इक्वल टू 20 लैम्डा डी अपॉन डी, ये इक्वेशन 1। अब हमें पूछ रहा है कि बताओ 30 वाले का क्या होगा, तो 30 वाले का डिस्टेंस तो नहीं पता है, मान लो x मान लेता हूँ मैं, या तो x30, 20 की जगह क्या आ जाएगा 30 लैम्डा डी अपॉन डी आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया अगर डिवाइड करोगे तो, बराबर क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास 1.2 अपॉन x, यानी कि डिस्टेंस ऑफ 30 बैंड इज इक्वल टू 20 अपॉन 30, 0 0 कैंसिल हो गया, राइट। चलो अभी देखो क्या चाहिए, हम लोग इसको उल्टा कर देते, तो ये हो जाएगा x30 अपॉन 1.2 इज इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा 3/2, बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आप लोगों को क्या मिलेगा, देखो 1.2 इसके साथ चला जाएगा 3.6 हो जाएगा, 3 इंटू 1.2, तो 30 बैंड जो होगा उसका डिस्टेंस होगा 1.2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3.6, 36 को 2 से डिवाइड करते 18 आता है, 3.6 है तो कितना आ जाएगा 1.8, तो 1.8 सेंटीमीटर। इधर है ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो। क्लियर हो गया। चलो एक बार प्रैक्टिस कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो, सॉल्व करना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 8 क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। चलो आगे बढ़ते। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, सबको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सर्कुलर मोशन के टाइम पे काम करता है, सेंटर की तरफ काम करता है, रेडियस के थ्रू काम करता है, राइट। तो जब भी आपके पास सर्कुलर मोशन होता है तो ये पार्टिकल है मान लो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ अलोंग द रेडियस काम करता है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे इसको, द फोर्स, राइट, द फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ ए सर्कल along the रेडियस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका फॉर्मूला भी बताओगे, FCP इजगल टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर हो गया, सिंपल था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ए डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्स विद वाटर टू वॉश क्लोथ। देखो जब भी आप डिटर्जेंट पाउडर मिक्स करते हो तो जो पानी होता है ना उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और सरफेस टेंशन कम होने की वजह से जो पानी है उसका कांटेक्ट जो फैब्रिक होता है, जो कपड़े का फैब्रिक यानी धागा होता है, उसके कोने कोने तक हो पाता है, और इसके लिए जो कपड़ा है वो अच्छे से क्लीन हो पाता है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या आएगा, टू रिड्यूस, मतलब फुल फॉर्म में आपको लिखना, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता, टू रिड्यूस द surface tension of water so that water can reach corner of the fabric। इफेक्टिवली लिख दो अच्छी तरीके से, ठीक है। ओके आगे। अब क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर। देखो हम लोगों ने एक चीज देखा था, एमीटर जो होता है, एमीटर कैसे बना था, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगाया था जिसका वैल्यू बहुत कम था। वोल्टमीटर में उल्टा, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टर लगा दोगे जिसका वैल्यू बहुत हाई है तो वो वोल्टमीटर बन जाता है। फिर से, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर आप लोग कोई भी रेजिस्टर लगाओगे जिसका वैल्यू बहुत कम है तो ये पूरा सेटअप जो है एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। उल्टा कर दो, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर आप लोग एक रेजिस्टर लगा देते हो जिसका वैल्यू बहुत हाई है तो वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें बोल रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल मतलब परफेक्ट एक वोल्टमीटर है, तो परफेक्ट वोल्टमीटर है, हमें पता है वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है हाई होना चाहिए, ये आइडियल है, तो हम लोग बोलेंगे इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। परफेक्ट वोल्टमीटर है ना, तो इनफाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। आगे, राइट द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, एक मान लो आप लोगों के पास कोई सिस्टम है, कॉइल है, रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल बोला गया है, इसके अंदर सोलेनॉइड मान लो, कुछ भी मान लो, रोटेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हो तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और ये घूम रहा है मतलब टॉर्क लगेगा।
तो टॉर्क कितना लगता है, तो आंसर है हमेशा टॉर्क लगता है जितना वहां पे डाइपोल मोमेंट बना हुआ है मल्टीप्लाई बाय जितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। और ये वेक्टर नोटेशन इस तरीके से, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी, मैग्नीट्यूड चाहिए आप लोगों को, तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा, जहाँ पे एम का मतलब आपको बताना है डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है या मैग्नेटिक मोमेंट, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। हमें बोला भी गया है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के टर्म में ही निकालना है वेक्टर के फॉर्म में, तो ये टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पूछा गया। तो देखो क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है जितना एनर्जी आप लोगों को देना पड़ेगा एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए। तो जो हाइड्रोजन एटम है, सेम हाइड्रोजन एटम का बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, तो हाइड्रोजन एटम का बाइंडिंग एनर्जी होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिंपल सा। ठीक है, तो अपने टर्म्स में लिख लेने का, हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है यानी न्यूक्लियस में, उसको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सराउंडिंग इन थर्मोडायनामिक्स, तो हमारे थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, तीन इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक होता है सिस्टम, एक होता है वॉल यानी बाउंड्री, एक होता है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या है पूछा गया है, तो हम बोलेंगे कोई भी चीज, कोई भी चीज अदर देन दिस वन बाउंड्री एंड सिस्टम इज कॉल्ड ए सराउंडिंग, जो चीज उस सिस्टम का पार्ट नहीं है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। यानी कि आप लोग बोल दो एनीथिंग एक्सेप्ट क्या क्या, बाउंड्री यानी वॉल एंड सिस्टम इज कॉल्ड ए सराउंडिंग, बाकी का जो एनवायरमेंट होगा वो सराउंडिंग होगा। जैसे एक कप में चाय रखा आपने, तो कप और चाय जो है इसके अलावा जो आसपास की चीजें उसको क्या बोल दोगे आप, सराउंडिंग बोल दोगे। ठीक है, तो आप लिखो, अपने वर्ड में लिख लो, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.5 वोल्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमेशा ई वी नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है कि जो पोटेंशियल है यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 है अगर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हमें पता है, ई का वैल्यू भी हमें पता है कितना होता है, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया 1.5। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 16 इंटू 15 करना है हम लोगों को, 225 हो जाएगा अगर 15 से करेंगे, 225 में अगर और मैं 15 मिला दूंगा, 4 24 2.40 के आसपास आ जाएगा आंसर, एक बार आप भी मैच कर लेना, -19। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों को पूछा गया एक लास्ट क्वेश्चन है ये सेक्शन का, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैलकुलेट द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमें बोल रहा है कि हमारे पास दो कैपेसिटर है और सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे एक कैपेसिटर और सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, एक का वैल्यू 5 माइक्रोफैरड है, एक का 10 है, तो इधर मैं लिख देता हूँ 5 माइक्रोफैरड, ये 10 माइक्रोफैरड। तो हमें बोल रहा है कि टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। हमें पता है ये रजिस्टर का उल्टा होता है, सीरीज में होगा तो डायरेक्ट ऐड नहीं होता, रजिस्टर सीरीज में होता है डायरेक्टली ऐड हो जाता है, पैरेलल में रहता है तो हमारे पास फॉर्मूला है सेम, ये सीरीज में तो फॉर्मूले वाले से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें आ जाएगा 1 अपॉन कैपेसिटर इन सीरीज इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट कैपेसिटेंस प्लस 1 अपॉन सेकेंड, ये रजिस्टर का उल्टा है, सीरीज में ये फॉर्मूले से जाना पड़ता है कैपेसिटर में। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी एस इजल टू 1/5 प्लस 1/10, तो आप लोगों को मिल जाएगा 1 अपॉन सी एस इजल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 1 जा 10 प्लस 5 1 जा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नीचे 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, राइट। उल्टा कर लेते हैं, कैपेसिटेंस इन सीरीज अपॉन 1 तो हट जाएगा, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 15, बराबर है। तो ये हो गया आप लोगों का 50/15, बराबर। जो भी आप लोगों का आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 1/CS, एक सेकेंड, 10 प्लस 5 तो 15 होता है, करेक्ट है, अपॉन 5 इंटू 10 50, तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50/15।
क्लियर हो गया सब लोगों को? आई होप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सेक्शन ए आप फटाक से प्रैक्टिस कर लो। अगले वीडियो में थोड़ा सा टाइम ले लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। पूरा सैंपल पेपर सॉल्व, नॉट सैंपल पेपर बट ये बोर्ड का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। तो अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी को ट्राई करेंगे खत्म करने का। क्लियर है? अगर कैसा है, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 3 घंटे का, तो 3 घंटे का बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके, तो एक बार इसे प्रैक्टिस कर लो। आई होप आप लोगों को समझ में आया। फटाफट लाइक कर देना है। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच एंड बस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एज वेल एज एग्जामिनेशन। थैंक यू एवरीवन।